प्यारे भैया बहनों, सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्ते। आशा करते हैं कि आप लोगों का प्री बोर्ड हाई स्कूल का एग्जाम बहुत बेहतर ढंग से बीत रहा होगा। पंडित राम अवध बाल विद्या मंदिर, मसेना, मिर्जापुर, रामनगर, अंबेडकर नगर एक बार फिर से अपने हाई स्कूल के भैया बहनों के लिए हाजिर है। आज सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का एग्जाम था, जिसके प्रश्नों को मैंने यहाँ लिख रखा है और इन प्रश्नों का हल अभी हम करेंगे। बच्चे जब एग्जाम देकर के बाहर निकले तो वे बता रहे थे कि उनके आचार्य, हमारे विद्यालय के आदरणीय श्री भीमसेन उपाध्याय जी, श्री देवदत्त यादव जी और श्री संतोष श्रीवास्तव जी, उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया था वहीं से प्रश्न पत्र में देखने को मिले। यह कामयाबी है आचार्यों की। मैं बहुत बधाई देता हूं इन तीनों आचार्यों को। आइए हम सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 2025 का है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो प्री बोर्ड में आए थे मैंने उनको लिख रखा है। आइए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए है 1788 ईस्वी में, बी है 1789 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1600 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। तो आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। आइए थोड़ी बातें फ्रांस की क्रांति से आप समझ लीजिए। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। इस समय फ्रांस का शासक राजा लुई 16वां था। आइए दूसरे प्रश्न पर हम बात करें। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है मुसोलिनी। तो आप जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, आइए इस प्रश्न से ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो ओटो वान बिस्मार्क को जाता है, जिन्होंने प्राशिया के चांसलर के रूप में अपनी रक्त और लौह नीति के माध्यम से इसे संभव बनाया था। ये जो पहला ऑप्शन है नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस के एक सैन्य और राजनीतिक नेता थे। हिटलर, आप जानते हैं हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। बिस्मार्क, जिसने जर्मनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मुसोलिनी इटली का एक फांसीवादी नेता था। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपने समझ लिया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? बिस्मार्क। आए अगला प्रश्न है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर में या अहमदाबाद में? तो आप जानते हैं कहां स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, जिसे अब टाटा स्टील के भी नाम से पुकारा जाता है, इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर, झारखंड में की गई थी। आइए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1994 में, 1992 में या 1944 में? तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक, आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, लेकिन इसका संचालन जून 1946 में शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न है,
विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1920, 1929, 1919 या 1890 में? तो विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 में। 1929 में। आइए थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के पतन के साथ आई थी और यह आधुनिक इतिहास में सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कॉर्न लॉ। छठवां प्रश्न है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ मतलब अनाज संबंधी जो कानून है वह किस देश से संबंधित है? जर्मनी से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? तो किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। कॉर्न लॉ यानी अनाज संबंधी कानून 1815 और 1846 के बीच ब्रिटेन में लागू किए गए थे। यानी ये जो कॉर्न लॉ कानून है वो कहां लागू किए गए थे? ब्रिटेन में लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है हिंदी है। सातवां प्रश्न है हिंदी है, यानी हिंदी क्या है? राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है? तो आप जानते हैं कि हिंदी हमारे भारत देश की क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। हिंदी भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है, राजभाषा है। ठीक। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? आठवां प्रश्न है जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1972, 2014 या 1990? तो कब हुई थी स्थापना? 1951 में। जनसंघ का गठन 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। देखिए सिर्फ हम विकल्प ही नहीं देखेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, थोड़ी सी बात भी करेंगे। आइए नौवां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं? इन चारों ऑप्शन में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यकों का शासन? देखें भैया, लोकतंत्र बगैर जनमत के नहीं चल सकता, बगैर राजनीतिक दल के नहीं चल सकता, बगैर उत्तरदायी शासन के नहीं चल सकता। यानी इन तीनों का संबंध लोकतंत्र से है। बहुसंख्यकों का शासन, क्या लोकतंत्र में सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन किया जाता है? ऐसा नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां बहुसंख्यक भी रहते हैं और अल्पसंख्यक भी रहते हैं। सरकार अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान देती है, इसलिए सिर्फ ये कहा जाए कि बहुसंख्यकों का शासन ही लोकतंत्र, उसी को तरजीह दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यानी किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। ठीक। अगला प्रश्न है 10वां, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? माने कौन सी, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में आरक्षण महिलाओं को नहीं प्राप्त है। विधानसभाओं में नहीं, यहां भी नहीं। राज्यसभा में ना, यहां भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। स्थानीय संस्थाओं में हाँ, पंचायती जो व्यवस्था है और नगरपालिका जो है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और वही क्या होती है? स्थानीय संस्थाओं। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? चारों ऑप्शन में आप देखिए कि कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। रोजगार, रोजगार आर्थिक विकास का बिल्कुल लक्ष्य होगा भाई, रोजगार देना जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास का लक्ष्य होगा। उपभोग में वृद्धि, हाँ बिल्कुल। स्वतंत्रता, बिल्कुल। इनमें से सभी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्योंकि सब जो है, ये जो तीनों ऑप्शन है, रोजगार और उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता, ये सब आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन जो लिखा इनमें से सभी, वही ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 12वां,
तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है कौन? बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे निर्माण, कपास बुनना। बैंकिंग एक प्रकार की सेवा होती है। और पूछ रहा तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। बैंकिंग एक सेवा है, यानी आपका पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार के कल पुर्जे का निर्माण, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कपास बुनना भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक। और 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। भाई अनौपचारिक साख को ना तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना तो नियंत्रित करती है, ना ही वित्त मंत्री और ना ही कर्जदार। कौन सा ऑप्शन हो जाए? डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक। एक निवेदन आप लोगों से है कि अगर ये जो क्लास हम चला रहे हैं अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इस चैनल को, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब प्लीज लिखा हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। हमने 13 प्रश्नों को अभी तक पढ़ा, देखा और समझा। आइए आगे चलते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, तीसरा सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी पहला और दोनों ऑप्शन सही है। इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों जो चीजें हैं ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अवरोध का काम करती हैं। इसलिए आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, मतलब आप कोई सामान खरीदने गए तो कैसे आपको कैसे लगेगा कि आपका शोषण हुआ है? पहला ऑप्शन है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, इनमें से सभी। बताइए कब आपको पता चलेगा कि आपका शोषण हुआ है? जब मिलावटी वस्तु दी जाए। जाहिर है कि आप कोई चीज लेने गए हैं, खरी चीज, और उसमें कोई चीज मिला दी जाए तो जाहिर है कि मिलावटी वस्तु में आपका शोषण हुआ है। अनुचित कीमत लेना, 10 रुपया की चीज है आपको 20 रुपया में बेची जा रही है, वो भी आपका शोषण है। कम वजन तौलना, आप 1 किलो मांगे चीनी और आपको जो है 900 ग्राम तौल के दे दे, तब भी जो है आपका शोषण किया। इनमें से सभी, यानी ये तीनों जब आपके साथ हो रहा है, चाहे वस्तु में मिलावट कर दी जाए, चाहे आपसे अनुचित उसकी कीमत ली जाए, चाहे उसका वजन कम तौल के आपको दिया जाए, तीनों में ही आपका शोषण हो रहा है। यानी ये चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, जो उत्तरी मैदान है वो कैसी मिट्टी से बना है? जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से या मरुस्थलीय मृदा से? तो आपको हम बताएं कि जो उत्तरी मैदान है वह बना है जलोढ़ मृदा से। कैसी मृदा से? जलोढ़ मृदा से। अब समझिए जलोढ़ मृदा क्यों? जलोढ़ मृदा से भारत के विशाल उत्तरी मैदान, मुख्य रूप से जो हिमालयी नदियां हैं यानी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बने हैं। यानी जो उत्तरी मैदान है वह इन नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, उनके जमाव से यह मैदान बना है। इसमें मैदानी इलाके बेहद उपजाऊ हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ जो ये संपूर्ण उत्तरी मैदान है यह बेहद उपजाऊ है। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं?
कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? पहला, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। तो कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? ठीक, किससे जो है वन कम हो रहे हैं? नहीं, देखिए कहा है कि वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं, माने कौन ऐसी चीज है जो की जा रही है जिससे वन संसाधन है जो कम नहीं हो रहे हैं। ठीक, पहला, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी आप कृषि के लिए और अधिक भूमि इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई वन काटे जाते हैं, आप जानते हैं, अगर कृषि के लिए लोग खेत तैयार करते हैं और वनों को काट देते हैं तो इससे तो भाई वन जो है कम हो जाता है। वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, वानिकी जब की जाती है तो इससे भी जो है वन जो है कम हो जाते हैं। खनन क्रियाओं में वृद्धि, खोदा जाएगा, खना जाएगा, खनन क्रियाएं होंगी, इससे भी वन कम होंगे। आरक्षित वनों का विस्तार, जो आरक्षित वन है अगर उनका विस्तार किया जाएगा तो इससे वन बढ़ेंगे, इससे वन कम नहीं होंगे। यानी कौन ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही, आरक्षित वनों का विस्तार। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान या कॉफी। तो गन्ना, केला, धान और कॉफी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? धान। ठीक, भारत में गन्ना, केला तथा कॉफी के व्यापक रूप से बागान फसलों के रूप में खेती की जाती है। चावल यानी धान हालांकि एक प्रमुख फसल है, लेकिन आमतौर पे इसे बागान की फसल के बजाय खेत की फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? धान। आइए 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग? नहीं, चीनी उद्योग खनिज उद्योग नहीं। चीनी उद्योग में तो गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोलियम रसायन उद्योग, ए और बी दोनों ना, ये ऑप्शन तो गलत है। पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोलियम रसायन उद्योग जो है वह खनिज उद्योग है। इसमें प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस यानी खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीनी उद्योग में तो गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। तो पहली चीज आप जान लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आखिर है क्या। लगभग 5846 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों को मिलाने के लिए एक राजमार्ग योजना बनाई गई जिसका नाम पड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के कई प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? महाराजमार्ग विकास से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न थे बहुविकल्पीय, वो कितने सरल थे। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जो भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है उत्कर्ष प्रियम, आप भली भांति जानते हैं। इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आपके लिए कुछ ला सकें, कुछ दे सकें और जिसका लुत्फ, जिसका फायदा आप उठा सकें। आप सबने पूरे मनोयोग से इसे देखा, सुना और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।